मित्रों नमस्कार। आज हम एकांकी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज एकांकी का परिचय। आज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि एकांकी क्या है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, इनका एकांकी के लक्षण और एकांकी के तत्व क्या हैं, एकांकी की परंपरा को लेकर क्या क्या मत है, संस्कृत और आधुनिक हिंदी एकांकी में क्या अंतर है, एकांकी के भेद और एकांकी के आधुनिक रूप, इन सब चीज़ों पे आज हम आपसे बात करेंगे। स्वाभाविक है कि जब यह बात करते समय हम लोग के मन में एक चीज़ें पहुंच जाती हैं कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है और इसके प्रमुख एकांकीकार कौन है। प्रमुख नाम अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि एकांकी भारतेंद्र से शुरू होती है और उसी कड़ी में जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क और जो अन्य एकांकीकार हैं आपसे उस पर मैं बातचीत करूंगा। तो आइए साथियों, हम समझते हैं एकांकी क्या है। एकांकी एक अंक वाला वह नाट्य रूप है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, एक पक्ष या एक समस्या का चित्रण किया जाता है। एकांकी नाटक का ही रूप है। आप सभी जानते होंगे कि नाटक में कई अंक होते हैं। कभी कभी किसी नाटक में 4, 5 या 6 अंक होते हैं। तो क्या यह संभव है कि नाटक के किसी एक अंक को उठाकर अलग कर दें तो क्या उसे एकांकी कहा जा सकता है? तो मित्रों, इसका जवाब होगा ना। एकांकी का अपना एक अलग अस्तित्व है। एकांकी का जो अंकों में प्रयोग किया जाता है वह नाटक की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। एकांकी अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि वह पूर्ण इकाई होती है तो मैं साथियों आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वह कई रूपों या खंडों में नहीं बटी होती है। एकांकी में एक ही अंक के प्रयोग के कारण वह नाटक की तरह एकांकी एक अपना सारांश खुद प्रस्तुत करती है। एकांकी अपने आप में पूर्ण विधा है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक विशेष क्षण का चित्रण मिलेगा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि प्रमुख एकांकीकार के रूप में, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इनका मानना है कि एकांकी में एक घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम जब एकांकी क्या है की बात किए आपसे, तो आपको यह दिखाने का मित्रों हमने प्रयास किया कि एकांकी में नाटक की तरह खंड नहीं होते। एकांकी अपने आप में एक पूर्ण विधा के रूप में सामने आती है। और जैसा कि अभी हमने आपको राम कुमार वर्मा जी का जो उल्लेख किया, उनका भी यही कहना था कि खंड नहीं होते, लेकिन पूरे एकांकी में एक जो कौतूहल का विषय होता है वह आपके सम्मुख सीधे सीधे एकांकीकार आपको दिखाना चाहता है कि किस प्रकार वह एकांकी के सभी पक्षों को लेते हुए अपनी बात पूर्ण करता है। और साथियों, आपके मन में एक सवाल उठेगा और लाजमी भी है कि नाटक और एकांकी में अंतर क्या है। तो आइए अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि नाटक और एकांकी में अंतर क्या है। एकांकी को और भी विस्तार से समझने के लिए हमें नाटक और एकांकी में महत्वपूर्ण अंतर को जानना आवश्यक है। अंकों के आधार पर देखें तो नाटक में कई अंकों का प्रयोग होता है
वहीं एकांकी में केवल एक अंक होता है। अब दूसरा जो रूप है कि नाटक में जहाँ कई अंकों के माध्यम से उसे विस्तार दिया जाता है, वहीं एकांकी केंद्रीय विषय को पकड़ी रहती है। मैं यहाँ आपको और इसको समझाना चाहूँगा थोड़ा रुक के कि नाटक में कई अंक होते हैं और नाटक को वह विस्तार देते हैं, लेकिन जब एकांकी की बात करते हैं साथियों, तो एकांकी में हम उसको कई खंडों में न बांटकर उसको हम एक ही खंड में पूरी घटना या वस्तु की जानकारी एकांकीकार देता है। और वह ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साथियों, तो एकांकी पूरा बांधे रहती है और उसे खंडों में तोड़ या मरोड़ कर पेश नहीं किया जाता। लगता है कि जब एकांकी शुरू होती है तो उसका अंत कितना जल्दी हो जाता है, यह पढ़ते वक्त एकांकी को समझा जा सकता है। और एकांकी में जीवन की किसी एक ही घटना, एक पक्ष या किसी एक समस्या को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में हमें कई पात्र देखने को मिलते हैं, परंतु एकांकी में पात्र सीमित होते और उनका कथा से पूर्णतः संबद्ध होना अनिवार्य होता है। अब इसको पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि एकांकी का जो पात्र होता है वह बहुत सटीक बात करता है और वह कई टुकड़ों या खंडों में न बांट के अपनी बात को जब शुरू करता है तो उसको लगता है कि कितना जल्दी अंत हो जा रहा है, और कहीं न कहीं हमारी जिज्ञासाएं जो हैं वह आगे को क्या होगा इस एकांकी में, कुछ ऐसा अंदर से महसूस होता है। नाटक की कथा विविध रूपा होती है, जबकि एकांकी में कथा का सुगठित, संक्षिप्त तथा सरल रूप ही रहता है। नाटक में जहाँ प्रासंगिक कथाओं, प्रकृति चित्रणों, वस्तु वर्णनों का खूब प्रयोग होता है ताकि उसकी रोचकता बढ़ती रहे, वहीं एकांकी में इन सब का कोई खास प्रयोग नहीं होता। नाटक आकार में बड़ा होता है, वह जीवन के कई पक्षों की अभिव्यक्त करता है। ऐसे में रोचकता इसकी अनिवार्य गुण बन जाता है। वहीं एकांकी आकार में छोटा होता है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल एक घटना या एक समस्या की अभिव्यक्ति मात्र रह जाती है, इसलिए यह रोचक तत्वों को अस्वीकार भी कर देता है। नाटक की गति मंद रहती है, वहीं एकांकी की गति क्षिप्र रहती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले यह बात एक आपके स्पष्ट कर दूं कि नाटक और एकांकी का जो रूप है मित्रों, नाटक बहुखंड में होता है, एकांकी एक खंड में होती है और सटीक अपनी बात रखती है। यह एकांकी कई खंडों में न होकर अपनी बात को आपके सामने सटीक रूप में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अपनी बात को एकांकीकार जब कहता है तो कहीं न कहीं मनुष्य के एक पक्ष पे इतना असर डालता है कि आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता कि यह बात कितनी और दूर तक जाएगी। अब आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि एकांकी के लक्षण क्या होते हैं। प्रत्येक विधा की अपनी विशेषता होती है, उन विशेषताओं के कारण ही उस विधा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एकांकी विधा की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। एकांकी के लक्षण निम्न हैं। एकांकी का लक्ष्य सुनिश्चित होता है। एकांकी में केवल एक अंक, एक घटना एवं एक परिस्थिति होती है। एकांकी के कथानक संक्षिप्त, गति में तीव्रता, विकास में एकाग्रता होती। एकांकी में पात्रों की भरमार नहीं होती, पात्र आवश्यकता के अनुसार ही होते हैं। संवाद प्रभावी और चरित्र को स्पष्ट करने वाले होते हैं। एकांकी में कौतूहल एवं मनोरंजकता आरंभ से अंत तक बनी रहती है, जिसे पाठक सामूहिक रस की अनुभूति करता है। एकांकी में अति रंजकता के स्थान पर स्वाभाविक यथार्थवादी चित्रण की अपेक्षा की जाती है। अब एकांकी के तत्व क्या हैं? तत्व वे पदार्थ या अंग होते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण होता है
एकांकी के 7 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरिचित्रण, संवाद, उद्देश्य, संकलन त्रय, भाषा शैली और रंग संकेत। कथा वस्तु। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के अनुसार कथा वस्तु में कौतूहल, संघर्ष तथा चरम सीमा महत्वपूर्ण है। चरम सीमा नाटक का प्राण है, जहां घटनाओं के परस्पर आघात से भावों का तीव्र उद्रेक को कौतूहल अंतिम बिंदु तक पहुंचा जाता है। संघर्ष का उद्घाटन और समाधान हो जाता है और दर्शक संतुष्ट होता है। चरिचित्रण। एकांकी में पात्रों का अतिवादी और अतिरंजित चित्रण नहीं होता, यथार्थपरक चित्रण पर बल दिया जाता है। वास्तविक जीवन में पात्र आदर्श और बुरे इन दो वर्गों में विभाजित नहीं होते, वैसे ही एकांकी में हमें ऐसे पात्र देखने को स्थान दिया जाता है जो ना ही बहुत आदर्शवादी होते हैं, ना ही बहुत बुरे होते हैं। संवाद। एकांकी में कम से कम शब्दों में परिस्थिति एवं पात्र के द्वंद्व को अभिव्यक्ति देना ही संवाद का मुख्य प्रयोजन होता है। उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य एक विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग को बौद्धिक परितोष देने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसकी सार्थकता, विभिन्न रुचि तथा वर्ग के लोगों को सामूहिक नाटक अनुभूति के द्वारा एक साथ बांधने में है। संकलन त्रय। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मेरी दृष्टि में एकांकी में संकलन त्रय का महत्वपूर्ण स्थान है। एक संपूर्ण कार्य एक स्थान पर एक ही समय में हो जाना मैं एकांकी के लिए अनिवार्य समझता हूँ। भाषा शैली। एकांकीकार को कम से कम शब्दों में पात्र के चरित्र, कथा विकास और एकांकी की मूल संवेदना को दर्शकों तक संप्रेषित करना होता है। अतः भाषा का संप्रेषणीय होना चाहिए। एकांकी की भाषा बोलचाल की भाषा ही भाषा होती है, किंतु इस बोलचाल की भाषा को किस तरह सृजनात्मक रूप दिया जाए, इस पर खूब बल दिया जाता है। रंग संकेत। एकांकी आकार में नाटक की तुलना कम होती है, घटनाएं तेजी से घटित होती हैं। ऐसे में रंग संकेत की भूमिका बढ़ जाती है। एकांकी की परंपरा को लेकर क्या मत है, आइए उस पर बात करते हैं। दो मत माने जाते हैं एकांकी को लेकर। पहला मत है हिंदी में एकांकी नाटक आधुनिक युग की देन है और पश्चिम के वन एक्ट प्ले से प्रभावित है। यूरोप में जब नाटकों का मंचन किया जाता था तो उनको देखने के लिए विशेष अतिथि को बुलाया जाता था। उनको आने में देरी होने पर अन्य दर्शकों को मनोरंजित करने हेतु वन एक्ट प्ले किया जाता था। यह नाटक अति लघु रूप में होते थे और समय की पूर्ति को यह प्रस्तुत करते थे, ताकि दर्शक नाटक शुरू होने से पहले अपने स्थान पर यथावत बैठे रहें। धीरे धीरे इस प्ले ने लोगों पर असर डालना शुरू किया और बहुत विद्वानों का मानना है कि एकांकी का प्रभाव मुख्य रूप से इसी वन एक्ट प्ले से पड़ा। दूसरा मत है एकांकी नाटक का जन्म संस्कृत रूपकों की परंपरा से हुआ है। भाड़, प्रहसन, व्यायोग, वीथी अंक सभी एक अंक वाले नाटक, इन्हीं से आधुनिक हिंदी एकांकी का विकास हुआ है। आज की हिंदी एकांकी इन्हीं का विकसित रूप है। संस्कृत और हिंदी, आधुनिक हिंदी एकांकी में क्या अंतर है? संस्कृत नाटकों में वह अंतर्द्वंद और संघर्ष, मानसिक प्रक्रिया का वह विशेषण नहीं पाया जाता जो आधुनिक एकांकी का प्राण है। संस्कृत नाटककार के नाटकों के मूल में आदर्शवादिता कार्य करती है, वहीं आधुनिक एकांकी के केंद्र में यथार्थ है। एकांकी के भेद। दृश्य विधान के आधार पर एकांकी के दो भेद माने जाते हैं। एक दृश्यीय एकांकी। एकांकी में मौजूद कथा का विकास एक ही स्थान पर उत्पन्न एवं समाप्त होगा। एकांकी में घटनाएं अवश्य परिवर्तित होंगी, मगर पीछे का दृश्य पूरे एकांकी में एक ही रहता है। उदाहरण,
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट। दूसरा है इसका बहुउद्देशीय एकांकी। एकांकी में अनेक दृश्यों एवं स्थानों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण उपेंद्र नाथ अष्ट द्वारा रचित सूखी डाली। एकांकी के आधुनिक रूप। आज के दौर में एकांकी के 5 और रूप भी विकसित हो गए हैं। एक पात्र एकांकी जिसको मोनोड्रामा कहते हैं, दूसरा स्वप्न रूपक फैंटेसी, तीसरा है प्रहसन, चौथा है काव्य एकांकी, पांचवा है रेडियो रूपक। अब मित्रों एक सवाल सामने आ जाता है कि हिंदी की पहली एकांकी कौन है। और इतने आप लोगों को साथियों समझाने के बावजूद यह प्रश्न लाजमी भी है कि जब हमने कहा कि वन एक प्ले से एकांकी उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है कि जब भारत में इसका रूप उदय हुआ होगा तो एकांकी पहली एकांकी या पहले एकांकीकार कौन है, यह आपसे मैं बात करता हूँ। हिंदी की पहली एकांकी मानने को मतभेद है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुछ आलोचक भारतेंदु से भी एकांकी का प्रारंभ मानते। दरअसल भारतेंदु ने एक अंक वाले नाटक रचे जैसे विशेष विष औषधम आदि। एक अंक वाले नाटकों के प्रयोग के कारण कुछ विद्वान इन्हें हिंदी का पहला एकांकीकार घोषित करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र, सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। कुछ विद्वानों का मानना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट, जिसका समय है 1929, हिंदी का पहला एकांकी है। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त, डॉक्टर हरदेव बाहरी, बच्चन सिंह, अज्ञेय जैसे विद्वान आधुनिक एकांकी परंपरा का आरंभ इसी से मानते हैं। रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि एक घूंट आधुनिक एकांकी के लक्षणों से मेल नहीं खाती। एकांकी को स्वतंत्र विधा का दर्जा प्राप्त हुआ, उन लक्षणों पर यह एकांकी पूरा नहीं उतरती। इस दृष्टि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु जो 1930 में आई को पहला एकांकी ठहराया जाता है। अब प्रमुख एकांकीकार कौन है? पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एकांकी का उदय तो 1930 से माना जा सकता है। उनके उदय में जीवन की संकुलता, बौद्धिक दृष्टिकोण, घटनाओं के मूल में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण की प्रवृत्ति, समस्याओं की प्रभावात्मकता, अभिव्यक्ति का प्रयास आदि अनेक कारणों ने कार्य किया। परंतु कुछ विद्वान जिन्होंने एकांकी का पहला चरण भारतेंदु युग से स्वीकार किया, डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है कि एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु से मानना है। भारतेंदु के विषस्य विष औषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये तमाम नाटक एक ही अंक के हैं। आधुनिक एकांकी के कई तत्वों की झलक इनमें देखी जा सकती। यही वजह है कि जहां नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं एकांकी के क्षेत्र में भी भारतेंदु के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि साहित्यकार थे। आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृत के रूप में प्रसाद के एक घूंट का उल्लेख किया जाता रहा है। यह रचना 1929 में प्रकाशित हुई। साहित्य में अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के लिए प्रसाद जी का विशेष महत्व है। अपनी ऐतिहासिकता की वजह से प्रसाद जी ने सभ्यताइक और सांस्कृतिक पड़ताल बहुत गहरे ढंग से की है। इस एकांकी में सभ्यता के दार्शनिक चर्चा को एक स्वरूप दिया गया है। भारतीय परंपरा में जीवन के हेतु पर भी गंभीर चर्चाएं होती रही। प्रसाद जी मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य सौंदर्य है। विश्व में सौंदर्य कामना का मूल रहस्य आनंद ही है। अतः जीवन को आनंदपूर्ण बनाने का उद्योग ही जीवन का हेतु हो सकता है। आनंद कहाँ है? इसके जवाब में प्रसाद जी बौद्ध दर्शन के सार दुखवाद की चर्चा करते हैं। प्रसाद जी के अनुसार जिसने इस दुखवाद के मर्म को समझ लिया, वह जीवन में आनंद के करीब पहुंच गया। हृदय और मस्तिष्क का द्वंद्व कई बार जीवन के आनंद में गतिरोध पैदा करते हैं। इस गतिरोध के लिए दुखवाद को जानना अनिवार्य है।
कई बार इंसान दुख की गहराई, सुख के अस्थायीपन को नहीं समझ पाता और सुख के बदले दुख मोल लेता। अतः इनके बीच संतुलन भी जरूरी है। एक घूंट एकांकी के माध्यम से लेखक ने जीवन की इन्हीं महीन और गंभीर सवालों को सुलझाने का प्रयत्न किया। यहीं से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। रसोद्रेक के लिए संगीत व्यवस्था, संस्कृत नाटक प्रणाली का विदूषक, स्वागत कथन आदि प्राचीन परंपराओं के निर्वाह के साथ ही स्थल की एकता, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, गतिशील कथानक आदि आधुनिक एकांकी की सभी विशेषताएं एक घूंट में मिलती। अतः भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव डाली है तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय प्रसाद को ही जाता है। आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों का विकास प्रसाद युग में हुआ, क्योंकि इस युग को कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग एकांकी क्षेत्र में हुए। इस युग में एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखना आरंभ किया तथा पाश्चात्य तकनीक को अपनाया। इस युग से एकांकी साहित्य को परिपक्वता की स्थिति पर पहुंचने में सहायता मिली। भारतीय युग में जो एकांकी संस्कृत परिपाटी पर विरचित हुई, इस युग में आकर वह नवीन रूप में विकसित होने लगी। अगला नाम आता है मित्रों रामकुमार वर्मा का। हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय और पाश्चात्य टेक्निक के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखारा। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की। ऐतिहासिक एकांकी में उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ विषय वस्तु को ग्रहण कर चरित्रों की ऐसी सुदृढ़ रूपरेखा प्रस्तुत की जो पाठकों में उच्च चारित्रिक संस्कार भर सकें। उन्होंने एकांकी नाटक में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बखूबी उठाया। उनकी सामाजिक एकांकी प्रेम और काम की समस्याओं से संबंधित है। हिंदी एकांकी को आधुनिक जनजीवन से पनपने वाले यथार्थ और संघर्ष के अभिव्यक्ति के विधा तौर पर देखा जा सकता है। इस आधार पर निश्चय ही रामकुमार वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चरुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि। अगला नाम है भुवनेश्वर। एकांकी की अखंड परंपरा का श्रेय भुवनेश्वर प्रसाद को जाता है। उनके एकांकियों का पहला संग्रह कारवां, जो पूरी तरह से पाश्चात्य एकांकी का तर्ज का था, सन 1935 में प्रकाशित हुआ। इनके एकांकी संग्रह पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव माना जाता है। भुवनेश्वर की प्रमुख एकांकी हैं कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लाटरी, मृत्यु आदि। कारवां जब प्रकाशित हुआ उस समय भुवनेश्वर 26 वर्ष के थे, लेकिन इस अल्प आयु तक वे साहित्य जगत में चर्चित हो गए थे। भुवनेश्वर की रचनाओं को पढ़कर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, भुवनेश्वर प्रसाद में प्रतिभा है, गहराई है, दर्द है, पते की बात कहने की शक्ति है, मर्म को हिला देने वाली वाक चातुरी है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर द्वारा रचित बहुचर्चित एकांकी है। इसे भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में व्याप्त निराशा, अनास्था, भय, अजनबीपन इस एकांकी में कार्य व्यापार के माध्यम से चित्रित किया गया है। अपनी व्यापकता में पूर्णाकार नाटक की संभावना लिए हुए है। नाट्य शिल्प की दृष्टि तांबे के कीड़े एक आदर्श एकांकी है। भुवनेश्वर की अधिकांश एकांकी बुद्धिजीवियों के लिए स्थूल कथा न होने के कारण सामान्य दर्शक उनसे नहीं जुड़ पाता। इसके अलावा उनके एकांकियों में गहरा चिंतन और प्रतीकात्मकता देखी जा सकती है। वैसे भुवनेश्वर के एकांकी मंची संभावनाओं से युक्त है। अधिकांश एकांकी का दृश्य बड़े मंच की अपेक्षा रखती है और वे अपनी एकांकियों में अनेक प्रकार से अभिनेता और दर्शक के बीच की दूरी को वे कम करते हैं। अगला नाम है उदय शंकर भट्ट का। कुछ इतिहासकार उदय शंकर भट्ट की गणना आधुनिक हिंदी एकांकी के मूल प्रवर्तकों में करते हैं। उदय शंकर भट्ट ने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में काम किया। उपन्यास, काव्य संग्रह, निबंध, कई नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने कई एकांकी भी रचना की हैं। इन्होंने रेडियो नाटक भी लिखे हैं। सन 1922 और 23 में उदय शंकर भट्ट ने 2 एकांकी लिखे थे, असहयोग और स्वराज तथा चित्तरंजन दास। दोनों ही एकांकी राष्ट्रीय गांधीवादी विचार पर आधारित। 1922 में एकांकी लेखन की शुरुआत कर आपने लगभग 60 से भी अधिक मौलिक एकांकियों का सृजन किया। अभिनव एकांकी के अतिरिक्त स्त्री का हृदय, आदिम युग, धूम शिखा, पर्दे के पीछे,
अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी आदि आपके एकांकी संग्रह हैं। अगले एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। एकांकी जगत में उपेंद्र नाथ अश्क का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 विभिन्न प्रकार की आधुनिक एकांकियों को जन्म दिया। सामाजिक व्यंग, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। दूसरा पक्ष है इनका प्रतीकात्मक एकांकी, जैसे चरवाहे, देवताओं की छाया में आदि। तीसरा इनका है प्रहसन, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसो आया। अगला नाम है मोहन राकेश का। मोहन राकेश हिंदी एकांकी या नाटक का वह नाम है जो रंगमंच को एक स्वतंत्रता प्रदान करता है और हिंदी रंगमंच तथा नाटक को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने में मोहन राकेश ने अपनी अलग पहचान बनाई। 17 वर्ष की उम्र में राकेश की रचनाशील व्यक्तित्व की पहली गंभीर और साहित्यिक अभिव्यक्ति समझ का फेर नामक एकांकी के रूप में हुई। देश विभाजन के समय राकेश ने कर्फ्यू नामक एक अन्य एकांकी की भी रचना की। एकांकी है अंडे के छिलके तथा बीज नाटक। उनका प्रयोगधर्मी एकांकी संकलन है। इस संकलन में 4 एकांकियाँ, 2 बीज नाटक और 1 पार्श्व नाटक संकलित हैं। ये 4 एकांकियाँ हैं। इसका विवरण कुछ इस प्रकार। अंडे के छिलके, इस एकांकी में मूल्यों का टूटने का संकेत है। आपको लगेगा साथियों कि इस एकांकी का जो शीर्षक है अपने आप में एक नया है, अंडे के छिलके। जैसा कि शीर्षक है उसी के अनुसार मोहन राकेश ने जो आज के समय में जो एक सामाजिक टूटन है, जहां मूल्य गायब हो रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे त्वरित विषय को लिया जो सुनने में ही आपको एक अंदर से कौतूहल पैदा करता है कि अंडे की छिलके, वह अंडा का छिलका जिसको हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार जो आज के समय के हमारे मूल्य हैं, वो मूल्यों को कैसे हम फेंकते हैं, उन्होंने एक बहुत सटीक व्यंग के माध्यम से इस एकांकी को हमारे सामने रखा है। दूसरा उनका है सिपाही की माँ। इस एकांकी में आदर्श मूल्यों से हटकर कुछ महत्वपूर्ण यथार्थ बिंदुओं को उजागर किया है। अब क्या वे बिंदु हैं जो यथार्थ से हमको जोड़ते हैं? मोहन राकेश को अगर आप पढ़े ही होंगे तो उन्होंने किस प्रकार अपने नाटकों और एकांकियों का एक अलग बिंब रचते हैं, और वह जो बिंब है कहीं न कहीं समाज के हर एक कोने पे चोट करता है, और वह एक ऐसा यथार्थ होता है जो हमको सोचने के लिए महसूस अंदर से कराता है या झकझोर देता है। यह इन दोनों एकांकियों में आप देख सकते हैं। अगली उनकी एकांकी है प्यालियां टूटती हैं। इस एकांकी में संबंधों के टूटने का संकेत है। अब शीर्षक तो है प्यालियां टूटती हैं, प्यालियां जिसमें जो हर घरों में चाय के प्याले प्यालियां होती हैं, लेकिन हमारे संबंध किस प्रकार टूटते हैं, और संबंधों का टूटना वैसा ही है जैसे कि प्यालियों का टूट जाना, जिनको हम नहीं जोड़ सकते। और इस भागम भाग समय या इस बाजारवाद में किस प्रकार हमारे संबंध टूट रहे हैं, इस एकांकी को आप बखूबी से समझा या पढ़ा जा सकता है। और एक हमारे सामने नैतिक मूल्यों को लेकर यह एकांकी क्या क्या सवाल छोड़ जाती है, मोहन राकेश के इस एकांकी में देखा जा सकता है। उनकी एक और एकांकी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ मित्रों, बहुत बड़ा सवाल। इस एकांकी में प्रत्येक क्षेत्र में जाने वाली नौकरशाही की निष्क्रियता का भी चित्रण किया गया है। अर्थात यह नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी की भी बात मोहन राकेश इस एकांकी में करते हैं। और आपको जितने मैं एकांकियों का उदाहरण दिया हूँ, देखिए कि ब्यूरोक्रेसी भी है, परिवार भी है, और उसके अलावा वे नैतिक मूल्य भी हैं
जो आज गायब हो रहे हैं। अर्थात मोहन राकेश, अगर कहना संयुक्त न हो तो मोहन राकेश समकालीन एकांकीकारों में एक ऐसा बड़ा नाम है जो नए प्रयोग के साथ अपनी रचनाओं में या अपनी एकांकियों में उतरता है और सवाल कैसे सवाल छोड़ जाता है। और इस एकांकी का नाम उन्होंने ही रखा बहुत बड़ा सवाल। अर्थात उनके मन में हर क्षेत्रों को पहचानना, जानना, और उससे भी बड़ा है जो हमारे नैतिक बोध हैं, नैतिक मूल्य हैं, आज जो किस प्रकार निष्क्रिय हो रहे हैं, उस पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और नौकरशाही किस प्रकार हमको चलने के लिए प्रेरित करती है, अगर वही निष्क्रिय हो जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा, इस एकांकी में उन्होंने बहुत एक बड़े फलक पे हमको समझाने का प्रयास किया है या उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अन्य एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर, जिनकी एकांकी है प्रकाश और परछाई, 10 बजे, रात, इंसान आदि। अगले एकांकीकार हैं सेठ गोविंद दास, उनकी एकांकी है स्पर्धा, मानव मन, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्य आदि। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, 2 कलाकार। जगदीश चंद्र माथुर महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं, उनकी एक एकांकी रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। और लक्ष्मी नारायण लाल, उनकी एकांकी है नाटक बहुरंगी, ताजमहल के पीछे। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी। जयनेंद्र कुमार की एकांकी है टकराहट। सुदर्शन राज की है राजपूत की हार। मित्रों, आज के इस कक्षा में हमने आपको एकांकी क्या है उसको लेकर हमने आपसे बातचीत की और उसके विविध पक्षों पे बातचीत की। आशा है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा, इसके पक्षों को आप लोगों ने इसको दोनों की नाटक एकांकी की बारीकियों को जाना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।